नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल इंडिया का। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। आज उत्तर प्रदेश की एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट पर हम एक लंबा डिस्कशन बातचीत करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर हमारे पास अमृतसर से है। अमृतसर सरपंच हत्याकांड का आरोपी ढेर, इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस के साथ मुठभेड़ में ये आरोपी मारा गया। सरपंच हत्याकांड की प्लानिंग में ये शामिल था। आपके सरपंच की गोली मारकर हत्या हुई थी और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, पुलिस के साथ मुठभेड़ में इस आरोपी को ढेर कर दिया गया है। जो खबर इस वक्त मिल रही है, आपके सरपंच की गोली मारकर हत्या हुई थी और उसी मामले में ये आरोपी था। और इस वक्त आपको हम ये घटनास्थल की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां पर आप पुलिस महकमे को देख रहे हैं। हालांकि ये कुछ समय पहले की तस्वीरें हैं। आरोपी को ढेर कर दिया है पुलिस ने। ये संख्या बढ़नी चाहिए 15 करोड़ 44 लाख से 16 करोड़ तक। आंकड़े हम पर तो आए नहीं, अभी हम लोगों को आंकड़े तो मिले नहीं। लेकिन ये संख्या बढ़ी है, बढ़ी नहीं है, घटी है। सब बीजेपी के पास आंकड़े पहुंच गए हैं। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है। ये आपका विरोधी नहीं है। बीजेपी के नेता लोग प्राइवेट कंपनियां के वोट कैसे बढ़ाया जाए, वोट को बराबर कैसे किया जाए कि 4 करोड़ वोट कट गए। इसमें से 85 से 90% आपका मतदाता है। सोचो, मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि 4 करोड़ वोट उनका कट गया है। उन्हें कैसे पता है उन्हीं का कट गया है? चलिए, तो बड़ी खबर आपको इस वक्त हम बता रहे हैं कि जिस नंबर का, जिस डेटा का, जिस आंकड़े का सबको इंतजार था, आखिरकार वो सामने आ गया है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में 4 नवंबर को शुरू हुए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के 2 महीने बाद चुनाव आयोग ने पहली ड्राफ्ट लिस्ट जारी कर दी और इस लिस्ट में 2 करोड़ 89 लाख वोटर्स के नाम कट गए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो नाम कटे हैं, आखिर उत्तर प्रदेश में ये वोटर्स किसके हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, बीजेपी के, या फिर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के? क्योंकि जिस पार्टी के भी वोटर्स कटे हैं, उसकी 2027 में तो पिक्चर बिगड़ेगी और साथ ही 2029 में भी इसका असर बड़ा पड़ सकता है। और इस मुद्दे पर आज चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई एसआईआर को लेकर, उसमें डेटा जो रिलीज किया गया, उस पर बिग पिक्चर क्या थी। उत्तर प्रदेश में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, जिसका लंबे समय से इंतजार हो रहा था, वो चुनाव आयोग ने आखिरकार जारी कर दिया। वैसे ये फाइनल आंकड़ा तो अभी नहीं है, लेकिन इन आंकड़ों को अगर मोटे मोटे तौर पर फाइनल की तरह भी माने तो इससे न सिर्फ 27 का चुनावी परिणाम तय होगा, बल्कि 2029 के लोकसभा चुनाव में भी सीधा असर पड़ेगा। यूपी के एसआईआर के आंकड़ों पर न सिर्फ मुख्यमंत्री योगी बल्कि मोदी की भी सीधी नजर है। वजह साफ है कि लोकसभा सीटों के लिहाज से यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है और केंद्र में सरकार बनवाने में यूपी की भूमिका सबसे अहम है। मतलब साफ है कि जो वोटर्स घटे हैं, उससे चाहे बीजेपी या समाजवादी पार्टी, किसी को भी नुकसान हुआ तो इसका असर दोनों पार्टियों की सीटों पर सीधा होगा। एसआईआर के ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर चुनाव आयोग की तरफ से जो जानकारी दी गई है, उसके मुताबिक यूपी में 2 करोड़ 89 लाख मतदाताओं के नाम कट गए हैं। नाम कटने के बाद यूपी में 12 करोड़ 55 लाख वोटर बचे हैं। एसआईआर के पहले उत्तर प्रदेश में वोटर की संख्या 15 करोड़ 44 लाख थी। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा ने बताया कि 81% लोगों के फॉर्म वापस आए, जबकि 18.7% लोगों के फॉर्म वापस नहीं लौटे। एसआईआर में ये पाया गया कि 46,23,000 वोटर्स की मृत्यु हो गई थी, तो वहीं 2 करोड़ 17 लाख वोटर्स स्थानांतरित यानी किसी दूसरी जगह चले गए। प्रतिशत में यह आंकड़ा 14% है, तो वहीं एक से अधिक जगह जिन वोटर्स के नाम थे, उनकी संख्या 25,47,000 है। स्थानांतरित मतदाता जो अपने निवास स्थान से कहीं और शिफ्ट कर गए, वो घर छोड़ दिया जहां उन्होंने वोटर लिस्ट में जब अपना नाम दर्ज कराया था, जिस घर में थे, स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए, या वो लापता या अनुपस्थित रहे या उनको फील्ड में BLO को मिले नहीं, ऐसे 2.17 करोड़ मतदाता हैं।
2.17 करोड़, और अगर प्रतिशत में कहें तो 14.06 14.06%। और तीसरी श्रेणी है जो मतदाता सूची में एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत पाए गए, ऐसे 25.47 लाख 25.47 लाख वोटर्स थे, जो 1.65% है। अब सवाल उठता है कि जिन लोगों के नाम कट गए हैं उनका क्या होगा। तो ऐसे लोगों को भी चुनाव आयोग ने अभी मौके दिए हैं। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा ने बताया कि दावा आपत्ति के लिए लोगों को 1 महीने का समय दिया गया है। जिनका नाम किसी वजह से कट गया है वो 6 फरवरी तक दावा आपत्ति कर सकते हैं। जिनका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है उन्हें फॉर्म 6 भरना है। शिफ्टिंग के लिए फॉर्म 8 भरना है। मोबाइल ऐप ECINET पर वोटर्स अपना नाम चेक कर सकते हैं। 6 मार्च को चुनाव आयोग की तरफ से फाइनल सूची जारी की जाएगी। अब आज जब हम आलेख्य प्रकाशन कर रहे हैं, ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश कर रहे हैं, तो उसके बाद 1 महीने की अवधि है जिसको हम दावा एवं आपत्ति अवधि बोलते हैं, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस पीरियड। ये 6 जनवरी से, आज से दावा आपत्ति लोग दे सकते हैं। वो 6 फरवरी तक ये दावा आपत्ति का पीरियड रहेगा इस रिवीजन, इंटेंसिव रिवीजन में। यूपी में SIR को लेकर इतना सियासी टेंशन क्यों है, ये आपको बयानों से समझ आएगा। पिछले दिनों इसको लेकर योगी और अखिलेश ने क्या कुछ कहा था, ये आपको सुनाते हैं। जो भी युवा 18 वर्ष का होगा वह मतदाता बनने का हकदार होगा। ये संख्या बढ़नी चाहिए 15 करोड़ 44 लाख से 16 करोड़ तक, लेकिन ये संख्या बढ़ी नहीं है, घटी है। 15 करोड़ 44 लाख से घट करके ये हो गई है 12 करोड़ का। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है, ये आपका विरोधी नहीं है। इसमें से 85 से 90% आपका मतदाता है, याद करना। आंकड़े हम पर तो आए नहीं, अभी हम लोगों को आंकड़े तो मिले नहीं। ये मुख्यमंत्री जी को कैसे पता लग गया कि 4 करोड़ उनके वोट कट गए? सब बीजेपी के पास आंकड़े पहुंच गए हैं। सुनने में आ रहा है कि रात में बैठ करके उनके विधायक, बीजेपी के नेता लोग, प्राइवेट कंपनियां के वोट कैसे बढ़ाया जाए, वोट को बराबर कैसे किया जाए कि 4 करोड़ वोट कट गए। सोचो, मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि 4 करोड़ वोट उनका कट गया है। उन्हें कैसे पता है उन्हीं का कट गया है? 2 महीने बाद यानी 6 मार्च को फाइनल लिस्ट जारी होगी, जिसमें यह साफ होगा कि अंतिम तौर पर कितने वोटर्स के नाम कटे हैं। सबसे पहले SIR की शुरुआत बिहार में हुई थी। बिहार के आंकड़ों पर गौर करें तो SIR के पहले ड्राफ्ट में 65 लाख वोटर्स के नाम कट गए थे, जिसके बाद वोटर्स की संख्या 7 करोड़ 44 लाख बची थी। तो वहीं जब फाइनल आंकड़ा सामने आया तो इसमें 21 लाख वोटर्स के नाम फिर से जुड़ गए और कुल वोटर्स की संख्या 7 करोड़ 42 लाख हो गई थी। बिहार के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो यूपी में भी थोड़ा बहुत फेरबदल होने की संभावना तो जरूर है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि 6 मार्च को जब चुनाव आयोग की तरफ से फाइनल आंकड़ा जारी होता है तो इसमें कितने वोटर्स के नाम जुड़ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। तो 2 करोड़ 89 लाख नाम कटे हैं। 3 करोड़ के आसपास ये नंबर आप मान लीजिए इस लिहाज से, लेकिन ये फाइनल लिस्ट नहीं है, अभी ये ड्राफ्ट है। और इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी से शलभ मणि त्रिपाठी जी हमारे साथ आ गए हैं। समाजवादी पार्टी से राजकुमार भाटी जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। वोट वाइब के फाउंडर अमिताभ तिवारी जी इस चर्चा में जुड़ गए हैं और यूपी निर्वाचन विभाग के प्रमुख नवदीप रेणवा साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आज इस एम्पावर्ड पैनल में और एक महत्वपूर्ण डिस्कशन SIR की इस लिस्ट पर होगा। सबसे पहले नवदीप जी, मैं आपके रुख यहाँ पर करना चाहूंगी। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने बहुत सी डिटेल्स यहाँ पर शेयर की, लेकिन 3 करोड़ नाम जो कटे हैं, अब सारी बातचीत उनके इर्द गिर्द इस वक्त सिमट गई है, कम से कम पक्ष और विपक्ष के बीच। मैं चाहूंगी आज जब आप NDTV में बैठे हुए हैं, आप कैसे तमाम राजनीतिक दलों और उत्तर प्रदेश के वोटर्स को इस बात के लिए आश्वस्त करेंगे कि एक गहन प्रक्रिया के तहत ये नाम सामने आए हैं और जो नाम कटे हैं, अगर उसमें भी किसी को आपत्ति है तो अवसर तो है। तो ये 3 करोड़ नामों को लेकर सर जो पूरी चर्चा इस वक्त चल रही है, इस पर मैं सबसे पहले आपका वक्तव्य चाहूंगी। देखिए, ये जो
एसआईआर का गणना चरण समाप्त हुआ है। इसमें 2,88,74,67 लगभग 2,89,00,000 बोल सकते हैं, इतने वोटर्स के नाम जो थे, ये जो पुरानी वोटर लिस्ट थे उससे हट के अभी ड्राफ्ट में हमारा 12,55,56,025 नाम आए हैं। जी। तो जो नाम कटे हैं वो या तो ऐसे वोटर्स हैं जिनकी डेथ हो गई, या उनका नाम एक से अधिक बार दर्ज था वोटर लिस्ट में, या जिस जगह से उन्होंने पहले वोट बनाया था वो घर छोड़ के वो कहीं स्थानांतरित होकर कहीं अन्य चले गए, और या वो क्षेत्र में बीएलओ को और उसके बाद बीएलएस भी लगे, उनको मिले नहीं। और ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन्होंने फॉर्म लिया लेकिन बार बार संपर्क करने पर 26 दिसंबर तक अपना फॉर्म भर के वापस नहीं किया। जी, तो ये नाम सर अभी बढ़ भी सकते हैं, कार्य बहुत, ये नंबर अभी बढ़ सकता है बीएलओस द्वारा, क्योंकि हमने बिहार में भी देखा कि फाइनल लिस्ट में नाम फिर और बाद में जुड़े थे। बिल्कुल, अभी दावा आपत्ति पीरियड शुरू हुआ है तो बड़ी संख्या में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग फॉर्म 6 भरकर देंगे। ऑलरेडी हमारे पास 15.16 लाख फॉर्म 6 भर के आ गए हैं। जी। सीएम साहब ने ये कहा कि जो नाम कटे हैं उनमें तो आपके ही वोटर हैं। निशाना हालांकि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ था, उन्होंने ये बात की, और इसे लेकर देखिए अब विपक्ष की तरफ से भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि अभी तो ये काम चुनाव आयोग कर रहा है, तो फिर सीएम के इस सवाल का, इस वक्तव्य का क्या मतलब है? फिर उन्हें कैसे पता कि जो नाम कटे हैं वो किस पक्ष के वोटर हो सकते हैं? देखिए, राजनीतिक बयान का तो हम कोई किसी तरह से टिप्पणी करना उचित नहीं समझता। जी, चलिए, धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। अब इन राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों के लिए सीधे जो हमारे साथ पॉलिटिकल पार्टी के मेहमान जुड़ गए हैं उनका रुख करते हैं। शलभमणि त्रिपाठी जी, ये सवाल मैं अब सीधा आपके पास से लेकर आ रही हूँ, उसके बाद राजकुमार भाटी जी के पास भी जाऊंगी। सीएम अगर ये कह रहे हैं कि जो नाम कटे हैं वो तो आप ही के वोटर हैं सर, तो फिर एक तरफ बात यह है कि चुनाव आयोग अपने तरीके से काम कर रहा है, लेकिन जैसे ही इस तरह के बयान सार्वजनिक मंचों से दिए जाते हैं तो फिर मामला पॉलिटिकल हो जाता है। कैसे पता कि उनके वोटर हैं? नहीं, देखिए, कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति जो राजनीति कर रहा है, जो राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा है, उसको ये पता होता है कि कौन से बूथ पर उनके कितने वोटर हैं, कौन से बूथ पर उनको कितना वोट मिला। आप सपोज करिए कि मेरे यहाँ करीब 348 बूथ हैं, तो कुछ बूथ ऐसे होते हैं जहां पे हमको 80%, 90% वोट मिलते हैं, और ये परंपरागत तौर पे मिलते आए हैं। मेरे चुनाव में मिले, उसके पहले के चुनाव में मिले, लोकसभा चुनाव हुआ वहां पर भी मिले। तो जिन बूथों पर हमको 80%, 90% वोट मिल रहे हैं, अगर वहां पे जो मतदाता सूची बनने का काम हो रहा है, अगर वहां पे 30% लोग मिसिंग हैं, 35% लोग मिसिंग हैं, तो एक राजनीतिक व्यक्ति समझता है कि हाँ भाई, ये 30%, 35% लोग जो मिसिंग हैं वो निश्चित तौर पर हमारे ही वोटर रहे होंगे। ये तो कोई भी व्यक्ति समझ सकता है। अब जिनको राजनीति करनी है, जिनको इस पे कोई विवाद उत्पन्न करना है, वो कुछ भी बोलते रहें, पर मेरा मानना है कि ठीक है, आप उसको नहीं समझ सकती। जो हमारे चुनाव के आयुक्त बैठे थे वो इस बात को नहीं समझ सकते, पर एक कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति, चाहे वो ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ते हो, चाहे वो सांसद का चुनाव लड़ते हो, विधायक का चुनाव लड़ते हो, उनको इस बात का अंदाजा होता है कि कौन से बूथ पर उनको कितने प्रतिशत मत मिल रहे हैं, कौन से बूथ पर वो कमजोर स्थिति में है, कौन से बूथ पर वो मजबूत स्थिति में, और उसके आधार पर कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति आराम से कहता है। और आप लोग जब चुनाव जो लोग लड़ते हैं उनसे बात करेंगे तो वो बकायदा वो ये भी बता पाते हैं कि भाई ये हमारा बूथ है, ये हमारा बूथ नहीं है। आप लोग कई बार काउंटिंग में सुनते होंगे कि ये कहा जाता है कि देखो अभी हम वहां से हमारा नुकसान होते हुआ रहा है, अभी हम फायदे वाले क्षेत्र में घुसेंगे, यहां से हम लीड लेना शुरू करेंगे। आपके पास ये जानकारी है कि कहां पर ये नाम कटे हैं? आपकी बात ठीक है त्रिपाठी जी, तो आपके पास ये जानकारी उपलब्ध है कि ये नाम कहां, किस एरिया विशेष, किस बूथ विशेष में कटे हैं? ये जानकारी है आपके पास? इसका मतलब देखिए, अभी आज ये लिस्ट आई है, ड्राफ्ट लिस्ट अभी आई है। आपने हमें
6 बजे आदेश किया कि हम डिबेट में बैठ जाएं, पर ये पता चल जाता है किसी भी पॉलिटिकल व्यक्ति को। अभी आप कहेंगी तो बहुत सारे इलाकों में हम बोलना शुरू करेंगे, उस पर हालांकि विवाद उत्पन्न करेंगे। राजकुमार भाटी जी हमारे मित्र हैं। अब मुरादाबाद हमारे लिए बहुत से कमजोर स्थिति होते हैं, रामपुर बहुत से हमारे कमजोर स्थिति होती है बहुत से बूथों पर, जहां पर हमने 500-500 600 मकान दिए हैं, और कुछ बूथ ऐसे होते हैं कि जिन पर 600 मकान दिए हैं और वहां से 40 वोट नहीं निकलता, 30 वोट नहीं निकलता, तो वो हमारे लिए कमजोर बूथ होते हैं। और कुछ बूथ ऐसे होते हैं जहां पे हमने बहुत अच्छे काम किए और वहां पे हमको 90% वोट मिलता है, तो वो हमारे लिए अच्छे बूथ होते हैं। ठीक है भाटी जी, देखिए अखिलेश जी ने फौरन फिर इस पर रिएक्ट भी किया है, एक्स पर पोस्ट किया है। वो ये लिख रहे हैं कि मतदाताओं में असंतोष है और ये असंतोष आंदोलन बनकर फूटेगा। सर अभी तो ये फाइनल लिस्ट भी नहीं आई है, ड्राफ्ट आया है, जिस पर किसी को आपत्ति हो तो जाकर उसको दर्ज कराएं, करेक्शंस करवाएं, लेकिन ये कहना कि आंदोलन हो जाएगा, क्या पहले से धमकी दी जा रही है कि क्या होने वाला है? नहीं, लोकतंत्र में और राजनीति में इससे सभ्य तरीका, इससे शालीन तरीका और कुछ नहीं होता। यदि कहीं कोई गड़बड़ी हुई है, किसी के साथ कोई अन्याय हुआ, ये मेरी आवाज़ लौट के आ रही है, कृपया पीसीआर से कह दें इसे ठीक कर दें। ठीक है, आप कंप्लीट करिए सर। हाँ, उन्होंने केवल जिला मैनपुरी के संदर्भ में ये बात बोली है। मैनपुरी में इस तरह की शिकायतें आई हैं। देखिए, मैं बहुत ईमानदारी के साथ मीनाक्षी जी ये कहना चाहता हूँ कि अभी तो ड्राफ्ट आया है, हमने ड्राफ्ट का अध्ययन ठीक से नहीं किया है। 2-3 दिन में उसका अध्ययन हो पाएगा, तब ये कहा जा सकेगा कि कोई धांधली हुई है या ठीक ड्राफ्ट आया है। अभी हम कोई आरोप लगाना नहीं चाहते बिल्कुल भी, लेकिन जो माननीय अखिलेश जी ने बोला वो केवल मैनपुरी जिले के संदर्भ में बोला है। मैनपुरी में ऐसे कई लोगों ने शिकायत की कि मेरा वोट नहीं है, मेरा वोट नहीं है, वहाँ पर वैध वोट कुछ कट गए हैं। अब जो अभी आपने मुख्यमंत्री जी का सवाल उठाया और जो सलम जी उसे घुमा गई बात को, देखिए योगी आदित्यनाथ जी केवल बीजेपी के नेता नहीं है, बीजेपी कार्यकर्ता नहीं है, वो एक प्रदेश के मुखिया हैं, सरकार के मुखिया हैं, वो तो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। अगर मुख्यमंत्री ये संदेह जता रहे हैं कि उनके वोट काट दिए गए हैं और चुनाव आयोग की प्रक्रिया पे वो सवाल उठा रहे हैं, तो ये पूरी सरकार सवाल उठा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार चुनाव आयोग की प्रक्रिया पे सवाल उठा रही है। ये बहुत चिंताजनक बात है। और योगी जी को कैसे पता चल गया था, जब तक ड्राफ्ट नहीं आया था, जब तक कोई आंकड़े नहीं आए थे, उन्हें कैसे पता चल गया था कि 4 करोड़ वोट कटने वाले हैं? और उन्हें यह कैसे पता चला कि इनमें 85-90% वोट उन्हीं के हैं? ये सलम मणि जी बिल्कुल गलत कह रहे हैं कि बूथ का पता होता है। बूथ का तो पता होता है, लेकिन पूरे के पूरे बूथ थोड़ी उड़ाए गए हैं। बूथ से 1000 वोट है, उनमें से 100 वोट कटे हैं, तो वो 100 वोट समाजवादी पार्टी के हैं कि बीजेपी के हैं कि बसपा के हैं, ये कैसा है? कौन सा तरीका मुख्यमंत्री जी के पास है पता लगाने का? तो सबसे ज़्यादा संदेह तो मुख्यमंत्री जी ने खुद पैदा कर दिया। उन्होंने कन्फ्यूजन पैदा कर दिया, लोगों में संदेह पैदा हो गया कि कुछ धांधली हो रही है, कुछ गड़बड़ी हो रही है, कुछ गलत वोट काटे जा रहे हैं। हाँ, और इसके लिए पूरी तरह मुख्यमंत्री जिम्मेदार। बोलिए त्रिपाठी जी, बोलिए। राजकुमार भाटी साहब बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं। मैं तो ये कहूँगा कि आप उनको स्पष्ट कीजिए। मुझे लगता है कि आप जो बाइट चला रही हैं, मुख्यमंत्री जी का जो भाषण चला रही हैं, वो तो पुराना भाषण है, वो आज का भाषण तो है नहीं। जब चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट प्रस्तुत किया है, ये उसके बाद का बयान नहीं है भाटी साहब, ये बयान तब का है जब SIR के लिए वक्त बचा था। और बहुत नहीं, मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना, पहले कैसे पता लग गया? उन्होंने भी कहा कि लोगों ने फॉर्म ले लिया। सुन लीजिए, वही बता रहा हूं राजकुमार साहब, आप तो विद्वान व्यक्ति, आप खूब समझते हैं। देखिए, अभी आपने क्लेरिफिकेशन भी दिया, आपने कहा कि अखिलेश जी ने केवल मैनपुरी की बात की है, तो सवाल तो आप भी नहीं खड़ा कर रहे हैं, सवाल हम भी नहीं खड़ा कर रहे हैं। कैसे खड़ा करेंगे? एक संवैधानिक संस्था है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने तब कहा था जब बहुत सारे लोग फॉर्म लेके, हमारे कार्यकर्ता, अभी मान लीजिए हम 50 फॉर्म लेके आए, हम घर बैठ गए, हमें मतदाताओं के घर जाके फॉर्म भरवाना चाहिए। BLA 2 का जो हमारा काम था, हमको उसको करना चाहिए, हमने BLA 2 का काम नहीं किया। BLA 2 मतलब जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जो बूथ पर काम करते हैं, जिनको चुनाव आयोग ने कहा था कि भाई आप इस काम में सहयोग करिए, तो हमारे BLA 2 अगर घर बैठ गए, उन्होंने फॉर्म नहीं जमा किया, तो मुख्यमंत्री जी ने उनके लिए कहा कि भाई देखिए, इतने वोटर होने चाहिए और अभी तक इतने ही वोट बन पाए, इसका मतलब कि आप अभी अपने काम को ठीक ढंग से अंजाम नहीं दे रहे, इसलिए लग के सबके फॉर्म जमा कराइए। और ये मुझे लगता है बयान करीब 15-20 दिन पुराना बयान है, तब जबकि ये पूरी प्रक्रिया चल रही थी। और इस चुनाव आयोग ने तो बहुत स्पष्ट किया है, आज उन्होंने ड्राफ्ट दिया है, आपको एक भी व्यक्ति दिख रहा हो कि नाम कटा है, आप आपत्ति कर दीजिए। एक भी व्यक्ति लग रहा है कि फर्जी वोटर बने
ना चलिए यहाँ पर एक चीज दिखाई दे रही है कि जुड़ा नहीं है फॉर्म जी, सप्लाई एक चीज जरूर दिखाई दे रही है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के पास अपने तर्क हैं, लेकिन इस बीच जिनके नाम कटे हैं उनमें से कांग्रेस नेता गुरदीप सिंह सप्पल भी हैं, जो कह रहे हैं कि दावा वो ये कर रहे हैं कि उनके पूरे परिवार का नाम कटा है, ये उनका दावा है लिस्ट को लेकर। अब देखिए आने वाले दिनों में और क्या क्या इस पर आगे खबरें आती हैं वो देखनी होंगी, लेकिन पहले गुरदीप सिंह सप्पल की पूरी बात आपको सुनवाते हैं। एसआईआर प्रक्रिया के बाद उत्तर प्रदेश के लिए जारी हुई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 2,79,00,000 वोटरों के नाम कट गए हैं। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर गुरदीप सप्पल का दावा है कि वो और उनके परिवार के लोगों के नाम भी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं शामिल किए गए हैं। मेरे साथ बात करने के लिए सप्पल जी खुद मौजूद हैं। सीधा ही सवाल है कि आपके पास तो सारे दस्तावेज होंगे, फिर आपका नाम कैसे कट गया? जी बिल्कुल, मेरे पास सारे दस्तावेज थे। 2003 की वोटर लिस्ट में नाम शामिल था, मेरे माता पिता का नाम शामिल है, पासपोर्ट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, बैंक अकाउंट का है, प्रॉपर्टी का है, सब चीज़ें थी। और आपने अप्लाई भी किया? और अप्लाई किया, बाकायदा फिजिकली अप्लाई किया, जाके दिया। लेकिन ये एक कैटेगरी आज चुनाव आयोग ने बोली कि 2,17,00,000 लोग जिन्होंने घर शिफ्ट किया है उनके नाम कट गए। और ये बात बड़ी अजीब है कि जो भी शिफ्ट करेगा उसके लिए एसआईआर में प्रावधान ही नहीं है। और अब ये 2 करोड़ लोग, जिनमें 2,17,00,000 में से करीब 2 करोड़ हो सकता है जेन्युइन वोटर हों मेरे जैसे, अब उनको जाके ईआरओ यानी एसडीएम के पास जाके टाइम मांगना है, उनसे मिलना है, उनको अपने कागज जमा करने हैं, वो इंक्वायरी होगी। इतनी बड़ी संख्या के अंदर आप एक सेक्शन को आपने एसआईआर से अलग कर दिया, इसका जवाब कोई नहीं है। ना बीएलओ पे था, ना ईआरओ पे था, ना ही चुनाव आयोग पे है। और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि एसआईआर जो है वो जल्दबाजी में की गई एक्सरसाइज है। एसआईआर के अंदर जो एक्चुअल समस्याएं हैं उसका ख्याल नहीं किया गया है। तो कितने लोग हैं आपके परिवार में जिनका नाम कटा है, और ये शिफ्टिंग आपकी कहां से कहां हुई? और आप कह रहे हैं पहली बार हुआ है। बिहार में भी जब एसआईआर की प्रक्रिया हुई तो उसमें भी 3 कैटेगरी थे। वो लोग जो शिफ्ट हुए, वो लोग जो जिनके नाम डुप्लीकेट थे कई जगहों पे थे, और वो लोग जो गुजर गए। तो लेकिन आप उत्तर प्रदेश में एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुए, तो उसकी भी जरा डिटेल बताइए। कहाँ रहते थे, कहाँ अब आप आए, और घर में आपके कितने लोग हैं जिनके नाम कटे? देखिए, शिफ्टिंग अगर बिहार से कहीं बाहर हुए, उनके नाम हट गए, इसमें किसी को आपत्ति नहीं थी। लेकिन अगर एक जगह से आप शिफ्ट होकर दूसरी जगह जा रहे हैं और दोनों जगह से नाम कट जाएं, इसमें समस्या है। तो गुरदीप सिंह सप्पल यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं और त्रिपाठी जी इस पर आपसे जवाब लूंगी, लेकिन अमिताभ तिवारी जी को भी चर्चा में जोड़ना चाहती हूँ। अमिताभ तिवारी जी, जो ये नाम कटे हैं, अब देखिए सारा सवाल और पूरी जो चर्चा है वो तो इस वक्त इसी बात पर टिकी है ना कि किसके वोटर कटे हैं। और अगर फाइनल ड्राफ्ट में, फाइनल लिस्ट में फिर नाम जुड़ते हैं तो बिहार में जैसा हुआ तो फिर किसके लिए फायदा होगा, किसके लिए नुकसान होगा? अंत में तो सारा फिर चुनावी गणित ही है। देखिए, लगभग 15 करोड़ वोटर हैं, जिसमें से लगभग 3 करोड़ लोगों के नाम काटे गए हैं। ये बहुत ही बड़ा नंबर है, ठीक है, मैसिव है। 18% टोटल वोटर्स का 18% है सर। सारे के सारे अगर सही तरीके से काटे गए हैं तो इसका मतलब है कि यूपी के वोटर लिस्ट में बहुत बड़ी गड़बड़ियां थी। पहले गलत नाम वहां पर थे, पहली बात, जिसको आज हटाया गया है। दूसरी बात, इसका संदर्भ ऐसा है कि समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव में 2,95,00,000 वोट मिले हैं, लगभग उतने वोटर काट दिए गए हैं अभी, ठीक है। अब ये किसके वोटर हैं, अब ये कह पाना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अनलेस आप इन लोगों से ये पता करें कि 22 और 24 में किसको वोट किया था, तभी पता चलेगी कि कौन किस पार्टी का सपोर्टर था। ये भी हो सकता है कि 2022 के चुनाव में भी ये गड़बड़ियां थी और इन लोगों ने वोट ही नहीं डाला हो। इसकी क्या गारंटी है कि ये 3 करोड़ लोग जिनके नाम काटे गए हैं, इन्होंने 2022 या 24 में वोट डाला हो? क्योंकि यूपी में वोटिंग टर्नआउट ही 60% है, यानी सिर्फ 9 करोड़ वोट ही पड़े थे। 6 करोड़ लोगों ने 2022 और 2024 में वोट डाला ही नहीं था। तो हो सकता है कि ये एरर कैरी फॉरवर्ड हो रहा हो, ये भी एक बात है। और अगर कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा है और इन लोगों ने वोट डाला था तो इसका जरूर असर होगा चुनाव में। लेकिन अब किसको वोट डाला था, अब ये तो सिर्फ वीवीपीएटी के मशीन से ही पता चल सकता है। हाँ, धर्म और जाति के नाम पे जरूर
आइडेंटिफाई या एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसको ज्यादा नुकसान होगा, किसको कम होगा। हर असेंबली में 3.81 लाख वोटर थे इस SIR एक्सरसाइज से पहले। अब इसमें से 71,000 वोटर लगभग कम हो गए हैं, 71,000। तो अब लगभग 3,11,000 वोटर हर सीट पर आपको मिलेंगे। बहुत बड़ा नंबर है। और जो 2,17,00,000 जो शिफ्ट हो गए, अब उसमें विद इन द स्टेट शिफ्ट हुए हैं कि स्टेट के बाहर शिफ्ट हुए हैं। अब ये एक बड़ा पेचीदा नंबर हमें देखने को मिल रहा है कि हर राज्य में जो टोटल वोटर्स डिलीट हुए हैं उसमें से सबसे बड़ा चंक जो है वो है परमानेंटली शिफ्टेड। तो ये परमानेंटली शिफ्ट कहां हो रहे हैं भाई? एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहे हैं, बिल्कुल। तो किसी न किसी राज्य का वोटर नंबर बढ़ना चाहिए ना। जी। तो क्योंकि अभी पैन इंडिया नंबर लेवल पे SIR नहीं तो इन हुआ नंबर्स है, के लिए हाँ इंतजार करना तो पड़ेगा। numbers तो बढ़ना भाटी चाहिए जी, कहीं ना यहाँ पर कहीं। एक सवाल भाटी जी अब मेरा राज्य में आपसे है। देखिए, ये इलेक्शन मुद्दा अब इस बार समाजवादी पार्टी के लिए उस तरह से होगा जैसे बिहार में कांग्रेस ने बनाया था, क्योंकि हमने देखा बिहार में SIR की प्रक्रिया हुई तो राहुल गांधी और ऑपोजिशन उनके साथ निकल गया था वोटर अधिकार यात्रा के लिए। हालांकि जब मैं बिहार में जमीन पर गई मुझे कहीं पर लोगों के बीच SIR कोई मुद्दा नहीं दिखाई दिया। लेकिन आज जब मैंने इस बातचीत की शुरुआत में आपका रिएक्शन भी जो सुना है वो बड़ा सधा हुआ, नपा तोला रिएक्शन है कि अभी हम देखेंगे, अभी हम स्टडी करेंगे, अभी हम समझेंगे। तो कहीं ना कहीं आप भी ये समझ रहे हैं कि इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाना किस हद तक आपके लिए सूटेबल होगा या नहीं होगा? भाटी जी। नहीं, देखिए, अगर हमें फर्जी आरोप लगाने हैं, फर्जी बेमतलब का वितंडा खड़ा करना है तो हम कुछ भी कहते रहें। और अगर हम ईमानदार हैं और हम सच्चाई की बात करना चाहते हैं तो जवाब यही बनता है कि जब तक हम ड्राफ्ट को ठीक से देख न लें। बिहार में फर्जी मुद्दा बनाया गया क्या? आप ये मान रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने फर्जी मुद्दा बनाया क्या बिहार में? नहीं, देखिए मीनाक्षी जी, बिहार में जो मुद्दे थे, बिहार में विपक्ष की कई बातों को सुप्रीम कोर्ट ने मान के उनमें सुधार कराया था। बिहार में जब शुरू हुई थी SIR तो उसमें उन्होंने कई तरह के गड़बड़ियां रखी थी। पहला तो यही था, आपत्ति इस बात पे थी कि जब चुनाव सिर पे हैं तो तुरंत SIR कराने की क्या जरूरत है? या तो 6 महीने पहले करा लेते या विधानसभा चुनाव के बाद करा लें। जल्दबाजी में SIR कराई गई। फिर उसमें आधार को शामिल नहीं किया गया कि आधार को नहीं माना जाएगा। उसमें और कई तरह के सुधार सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करके कराए थे। तो आपके लिए ये मुद्दा अब होगा या नहीं होगा? अब उत्तर प्रदेश में जहां तक सवाल है, जो ये 3 करोड़ वोटर आपके पास हैं या नहीं है? फॉर्म भरवाए, देखिए SIR में ये 3 करोड़ वोटर आपके पास हैं या नहीं है? जो चुनाव आयोग ने अभी आपने, हाँ नहीं मैं अभी बता रहा हूं, जो आपने अभी रेणुवा जी को सुनवाया था वो बता रहे थे, उन्होंने कैटेगरी बताई है कि इनमें इतने वोटर वो हैं जिनकी मौत हो चुकी है, इतने वोटर वो हैं जिनकी डबल वोट हैं, इतने वोटर वो हैं जो शिफ्ट करके चले गए हैं दूसरी जगह। अगर उनके केवल वोट हटाए गए हैं तो किसी को आपत्ति नहीं है, हमें भी आपत्ति नहीं है। त्रिपाठी जी, मेरे पास समय की कमी है सर, 30 सेकंड्स में बस अपना क्लोजिंग रिमार्क अगर दीजिएगा। उनमें से किसी के कटे होंगे ठीक है भाटी जी, आपका पॉइंट मैंने लिया। त्रिपाठी जी, समय की कमी है, 30 सेकंड्स में प्लीज अपनी बात कंप्लीट करिएगा। नहीं, एक चीज बस करेक्ट करना चाहूंगा। अमिताभ तिवारी जी ने कहा कि लोग परमानेंटली शिफ्ट हो गए, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य चले गए। ऐसा नहीं है तिवारी जी। मेरी विधानसभा में जो नगर का क्षेत्र वोट है, कुछ लोग गांव चले गए। अब उनका गांव दूसरी विधानसभा में पड़ता है तो मेरी विधानसभा में उसको परमानेंटली शिफ्टेड दिखाएगा, क्योंकि वो हो सकता है ग्राम प्रधान चुनाव लड़ना चाहते हो या पंचायत चुनाव में शरीक होना चाहते हैं, तो नगर की विधानसभा छोड़ के वो देहात की विधानसभा जो उनका मूल गाँव था वहां चले गए। कुछ लोग गाँव में भी वोटर थे, शहर में भी वोटर थे। उन्होंने अपना वोट गाँव से कटवाया, शहर में आ गए, या शहर से कटवाए गांव में चले गए, तो वो परमानेंटली शिफ्टेड है। ऐसा नहीं कि राज्य छोड़ा है। हाँ, कुछ लोग राज्य भी छोड़े हैं, जैसे बिहार के कुछ मतदाता हमारे यहाँ वोटर थे, अब उन्होंने बिहार में SIR करा लिया, उसके बाद हमारे यहाँ छोड़ दिया, तो वो भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग ने बहुत स्पष्टता के साथ बताया और मुझे लगता है कि हमें फाइनल सूची की प्रतीक्षा करनी चाहिए। पूरा मौका दिया है चुनाव आयोग ने कि जिनके नाम कटे हैं, चाहे सफल जी हो चाहे कोई भी हो, वो अपना नाम ऐड करा सकते हैं। चलिए, समय की कमी थी लेकिन बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज जब अब ये कार्यक्रम आपको दिखा रहे हैं तो इसमें सीधी बात ये है कि अभी ये जो लिस्ट आई है ड्राफ्ट लिस्ट है। यूपी से जितने दर्शक इस वक्त हमको देख रहे हैं, अगर आप उन लोगों में से हैं जिनके नाम कटे हैं तो आपके पास 1 महीने का समय है, उस करेक्शन के लिए जाएं और अपने वोट के अधिकार को बचाएं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के यहाँ रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए NDTV इंडिया।
Slim like a whisper, sharp in the hand, never unplanned. Motorola Edge 70, impossibly thin. आज हिलाएं लाला राम स्वरूप राम नारायण पंचांग। ट्रेडमार्क नंबर 707172। खरीदते समय प्रहलाद अग्रवाल लिखा अवश्य देखें। फ्रॉड मेरे साथ नहीं होगा, ऐसा मैं सोचती थी। फिर एक छोटी सी गलती की और पूरा बैंक अकाउंट खाली। मैडम, आपकी कंप्लेंट डिटेल्स। अपने पैसे सेफ रखिए। डेली पेमेंट्स एयरटेल पेमेंट्स बैंक से कीजिए ताकि मेन अकाउंट सुरक्षित रहे। हमें आपके पैसे नहीं, आपकी सेफ्टी चाहिए। घर अपना हो लेकिन कागजों पर नाम न हो तो इसकी तकलीफ क्या होती है, ये इन लोगों से पूछिए। ये लोग इटावा के कांधनी गांव में रहते हैं। इनके पास अब एक नई पहचान है, अधिकार है, आत्मसम्मान है। ये सब उन्हें मिला है प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना से। इससे बहुत फायदा है। इससे हमको अब किसी बात का डर नहीं है। कोई हमारी जमीन घर पर कब्जा करेगा, कोई परेशान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दृढ़ संकल्प गांव वालों को उनके घर का कानूनी अधिकार दिला रहा है। प्रदेश में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों को घरौनी उपलब्ध कराई जा चुकी है। अब प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी घरौनी देने। 3 करोड़ परिवारों को जहां पे उसका आवास है वहीं पर उसका मालिकाना अधिकार। इस योजना से संपत्ति विवादों का निपटारा आसान हो गया है। वहीं ग्रामीणों को घर बनाने या दूसरे कामों के लिए बैंकों से लोन भी आसानी से मिल सकेगा। ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। मधुसूदन दही मिल्क एंड 100% देसी घी। प्योरिटी टेस्टेड बाय गैस क्रोमैटोग्राफी। Slim like a whisper, sharp in the hand, never unplanned. Motorola Edge 70, impossibly thin. अरे वो ढलान वाली जमीन, उसका क्या हुआ ब्रिजेश? नक्शा बनवाया था जी। उसके तो बेचने के कागजात बनवाओ। चिराग, एक बार अच्छे से सोच लो। घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा। अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। बहुत बढ़िया बेटा। तुमने सिर्फ अल्ट्राटेक ही चुना, ऐसा क्यों? ताऊ जी, पापा ने ही सिखाया कि घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। मान गए बेटा। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। SIR के बाद यूपी में वोटर लिस्ट की फाइनल ड्राफ्ट जारी। 2 करोड़ 89 लाख मतदाताओं के नाम कटे। 6 फरवरी तक दर्ज होंगी आपत्तियां। 6 मार्च को आएगी फाइनल वोटर लिस्ट। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने पीएम मोदी पर दिया विवादित बयान। कहा, क्या वेनेजुएला के राष्ट्रपति की तरह प्रधानमंत्री मोदी को भी किडनैप करेंगे ट्रंप? चव्हाण के बयान पर बरसी बीजेपी। कहा, एक व्यक्ति का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे कांग्रेस नेता। बांग्लादेश के कट्टरपंथी नेता हादी की हत्या के मामले में चार्जशीट दायर। प्रतिबंधित संगठन अवामी लीग की युवा शाखा जूबो के नेता तैजुल इस्लाम चौधरी को बताया गया मुख्य साजिशकर्ता। हादी की मौत के बाद से ही सुलग रहा है बांग्लादेश। आयोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन। पेट सफा, हर रोग दफा। तो एक तरफ उत्तर प्रदेश में SIR को लेकर जो ड्राफ्ट लिस्ट आई है उस पर राजनीति गरमाई हुई है, लेकिन एक राजनीतिक बयान भी ऐसा है जिसकी गर्मी महसूस की जा रही है। ये बयान उत्तर प्रदेश के संभल को लेकर ही है। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क के पिता का बयान है। सांसद के पिता ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ संभल को अयोध्या बनाने की साजिश कर रहे हैं। बीजेपी के पास अयोध्या जैसा कोई मसला नहीं है, लिहाजा मुझे अफसोस है कि संभल को अयोध्या बनाने की कोशिश की जा रही है। ये संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के पिता हैं और इनका नाम है ममलूकउर रहमान बर्क। कह रहे हैं कि संभल को अयोध्या बनाने की साजिश की जा रही है। अयोध्या बनाने की कोशिश की जा रही है। यूपी में बीजेपी के पास कोई मुद्दा अब बचा नहीं है, इसलिए जानबूझकर बीजेपी ऐसी साजिश रच रही है।
सवाल ये उठता है कि आखिर ममलूक ने ये बयान क्यों दिया? बर्क को आखिर किस बात का डर सता रहा है? क्या बर्क का ये बयान पिछले दिनों संभल को लेकर योगी की तरफ से दिए गए बयान का रिएक्शन है? और बर्क का ये बयान उस वक्त आया है जब संभल में लगातार बुलडोजर एक्शन भी चल रहा है। बर्क का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बीजेपी के पास अयोध्या जैसा कोई मसला नहीं है, लिहाजा मुझे अफसोस है कि संभल को अयोध्या बनाने की कोशिश की जा रही है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संभल को लेकर विधानसभा में और एक दूसरी सभा में बयान दिया था। योगी ने संभल पर क्या कुछ कहा था, ये भी आपको सुनाते हैं। हमारा पुराण भी इस बात को कहता है कि भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार संभल में ही होगा, उसी संभल में होगा। बर्क का ये बयान सामने आने के बाद एक तरफ जहां मुस्लिम धर्मगुरु इसे राजनीतिक मसला कह रहे हैं, तो वहीं बीजेपी कह रही है कि संभल ही क्यों, पूरे हिंदुस्तान को अयोध्या बनाना चाहिए। अयोध्या का तात्पर्य राम से है और राम का मतलब संस्कार, चरित्र और समर्पण है। ये भी एक राजनीति मुद्दा है, इसको राजनीति नजर से ही देखा जाए। और ये भी हकीकत है कि संभल में जो पिछले दौर से जो चीजें गुजरी हैं उसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। और तमाम लोग इस चीज को समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं संभल को भी जो है एक धर्म नगरी की नजर से देखा जा रहा है, उसको बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। और पिछले दौर में वहाँ मस्जिदों में मंदिर ढूंढने की कोशिश की गई और कोशिशें अभी भी जारी हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ा हुआ मुद्दा है। संभल को भी अयोध्या बनाने की बात करते हैं तो अयोध्या का मतलब भगवान राम, राम का मतलब एक मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा मतलब जिसमें संस्कार है, जिसमें चरित्र है, जिसमें समाज के प्रति समर्पण है, जिसमें श्रद्धा है, जिसमें सबको सद्भाव के साथ लेके चलना चाहते हैं, जिसमें वसुधैव कुटुंबकम उसका एक संस्कार उसके अंदर है। तो हम चाहते हैं कि संभल ही नहीं पूरा हिंदुस्तान ही अयोध्या बने। तो अगर उसमें संभल भी आएगा तो उसमें क्या बुराई हो सकती है। बर्क के बयान पर कल की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि जो काम भारत में मुगलों ने किया वही काम आज भारत में विपक्ष के नेता कर रहे हैं। अयोध्या का मंदिर तोड़े गए, संभल के मंदिर तोड़े गए सिर्फ इसलिए कि हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाना था, हिंदुओं की आस्था को मिटाना था, हिंदुओं को नीचा दिखाना था, हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाना था, हिंदुओं के दिलों पे कुठाराघात करना था। और जो काम बाबर ने, औरंगजेब ने, तैमूर लंग ने, मीर बाकी ने किया वही काम आज के विपक्ष के नेता कर रहे हैं। संभल में बीते कुछ दिनों से लगातार एक्शन चल रहा है। 2 दिन पहले यानी 4 जनवरी को जहां अवैध मस्जिद और अवैध मदरसे पर योगी का पीला पंजा चला था, तो वहीं परसों देर रात से लेकर कल सुबह तक बिजली चोरी के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया, जिसमें कई खुलासे हुए। कल हमने आपको दिखाया भी था कि कैसे तारों का जाल बिछाकर मस्जिद समेत दूसरी जगहों पर अवैध सप्लाई की जा रही थी। बहरहाल संभल में प्रशासन का एक्शन जारी है, जिसको लेकर तनाव का माहौल है और इसी को लेकर विपक्ष किसी न किसी बहाने सरकार पर हमले कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो संभल और अयोध्या को जिस तरह से तुलना यहाँ पर की गई वो चर्चा में है, लेकिन इस बीच आज एक यूनिवर्सिटी कैंपस में जो कहा गया वो भी चर्चा में है। आपको जो ये बयान दिखा रहे हैं इस पर कैसे राजनीतिक पलटवार हुए वो भी दिखाएंगे, लेकिन जेएनयू में क्या हुआ, किस तरह की नारेबाजी हुई और प्रधानमंत्री के खिलाफ क्या वहां पर नारेबाजी हुई, देखिए। ये नारेबाजी दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हो रही है। शब्द अभद्र हैं, इसलिए हम आपको पूरा ऑडियो नहीं सुना रहे हैं।
इस वक्त हमारी मौजूदगी जेएनयू कैंपस के भीतर है और ये वही साबरमती हॉस्टल है जहां पर कल विवादास्पद नारे लगे थे। आपको बता दें कि 10:30 से 11 बजे के बीच का वो समय था जब यहाँ पर विवादास्पद नारे लगे। और आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब इस तरह के नारे यहाँ पर लगे हैं, पहले भी इस तरह की कई सारी घटनाएं हुई हैं। आप देख सकते हैं कि वहाँ पर फिलहाल साबरमती हॉस्टल भी लिखा हुआ है और पहले इस तरह के नारे जो है वो लग चुके हैं। और अभी भी कल जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट विरोध करने आए, जिसके बाद यहाँ पर ये नारे लगे। पीएम के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के मामले की जांच के लिए दिल्ली पुलिस की टीम जेएनयू भी आई। हमने यूनिवर्सिटी के छात्रों से पूछा कि सोमवार रात कैंपस में क्या हुआ था। कल जो प्रोटेस्ट दिया गया, इन्होंने 5 साल पहले हुए हम लोग को एक दूसरे पे दोष प्रत्यारोप करते रहते हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। उसको लेकिन उसको कंडेम करने के लिए इन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया। प्रोटेस्ट वहाँ से शुरू होकर पहुँच गई वो महमदानी जो मेयर बना है अमेरिका के, उसके सपोर्ट में। फिर उसके बाद इन्होंने अमेरिका को कंडेम किया वेनेजुएला अटैक पे। फिर अचानक से इनके अंदर की लाइमलाइट वाले कीरा जगती और शर्जील इमाम और उमर खालिद के सपोर्ट में। आपको सुनाते हैं कि इस मामले में केंद्र सरकार, बीजेपी और एनडीए के सहयोगियों की तरफ से क्या बयान आया है। जैसे देश विरोधी मानसिकता वाले और सभी, चाहे आरजेडी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे वाम दल हो, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का एक कैंप ऑफिस बन गया, कार्यालय बन गया। और भूले नहीं, ये भारत है, नरेंद्र मोदी का भारत है, 21वीं सदी का भारत है। आधुनिक शिक्षा का कैंपस अगर अराजकता और उद्दंडता का केंद्र बन जाए तो इसी तरह की आपको जो है वो बकवास बहादुरी सुनाई पड़ेगी। और जहां तक नरेंद्र मोदी जी का सवाल है, तो इस तरह के जो साजिशी सिंडिकेट है, जो देश के खिलाफ षड्यंत्रों के सूरमा है, उनकी आंख की वो हमेशा किरकिरी रहेंगी और उनके लिए जो है वो राजनीतिक असहिष्णुता के सबसे बड़े शिकार रहे। क्योंकि ऐसे साजिशी सिंडिकेट को, जो कि देश के खिलाफ षड्यंत्र और साजिशों के ताने बाने बिनते हैं, उनको भी अच्छी तरह मालूम है कि नरेंद्र मोदी जी इस तरह के साजिशी सिंडिकेट के किसी भी साजिश को जो है वो सफल नहीं होने देंगे, उनके सुपड़े को साफ करेंगे। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को मारने की बात कर रहे हैं, और वो भी इसलिए क्योंकि उमर खालिद और शर्जील इमाम जो चिकन स्नैक काटना चाहता है उसके बचाव में आना है। ये पहली बार ऐसा नहीं कर रहे। जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को मारने की बात, वो भी उमर खालिद और शर्जील इमाम को सुप्रीम कोर्ट ने बेल नहीं दी, इसलिए ये डेथ थ्रेट देना है। ये दिखाता है कि कांग्रेस और लेफ्ट इकोसिस्टम का मानसिक दिवालियापन आ चुका है। पॉलिटिकल नारेबाजी एक इंस्टीट्यूशन में हो और प्रधानमंत्री गृह मंत्री के खिलाफ, मेरे ख्याल से ये सही नहीं। और जहाँ तक बात है कि अमित शाह के खिलाफ आप हो सकते हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ आप हो सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया, अगर ये इंप्रेशन आप देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वर्डिक्ट अमित शाह और नरेंद्र मोदी के इशारे पे हुआ है, तो ये देश के खिलाफ एक साजिश है। आप देश की न्याय व्यवस्था पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। चलिए इसी के साथ आज सवाल इंडिया में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार आगे भी जारी रहेंगी।